ये जो शख्स देख रहे हैं ये है चीन का रक्षा मंत्री और चीन का रक्षा मंत्री चुपके चुपके पहुंचा है भारत के INSTC को बर्बाद करने। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ फाओ ने सारी गलती भारत के ऊपर क्यों मढ़ दी है। कौन है ये फाओ, जानेंगे क्या है ये मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हैं ये है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये क्या है, ये एक रूट है और जिस रूट को बनाने के लिए 7200 किलोमीटर लंबी परियोजना को तैयार किया गया था। इसमें भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रूस, सेंट्रल एशिया और यूरोप को जोड़ने की बात की गई, जिसमें मेन देश थे रूस, भारत, ईरान, अजरबैजान, अफगानिस्तान। खास तौर पर इसमें बड़ी भूमिका में नजर आते हैं रूस और भारत। हालांकि जब अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई हुई तब भारत ने इस चीज को बहुत अच्छे से देखा कि अजरबैजान धीरे धीरे तुर्की के साथ साठगांठ बढ़ा रहा है और तुर्की के साथ साठगांठ बढ़ाते हुए यहाँ पाकिस्तान की भी एंट्री हो रही है। जब अजरबैजान आर्मेनिया की लड़ाई चल रही थी तब अजरबैजान की तरफ से पाकिस्तानी सेना इस इलाके में घुसी थी, जिसके बाद भारत चौकन्ना हो गया और भारत को ये चीज समझ में आ गया कि ये रूट अगर इस तरीके से अजरबैजान से होते हुए चला गया तो कल की डेट में अजरबैजान भारत के खिलाफ भी कदम उठा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की का गठजोड़ हो रहा है अजरबैजान के साथ। तो वहीं ईरान को भी ऐसा लग रहा था कि अजरबैजान उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बनता है और कल की डेट में अगर ये रूट ईरान की अजरबैजान से होते हुए जाती है तो अजरबैजान ईरान के ऊपर भी दबाव बना सकता है। ऐसे में ईरान ने भारत के सामने, रूस के सामने ये प्रस्ताव रखा कि नहीं, ये जो रूट है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का ये रूट, इस रूट को आप बदलो और अब ये रूट अजरबैजान से होकर नहीं जाएगी बल्कि ये रूट जाएगी आर्मेनिया से होकर। और भारत ने भी इसमें हामी भर दी। हालांकि जैसे ही भारत, ईरान, रूस ने इस चीज पर हामी भर दी वैसे ही अजरबैजान और भी ज्यादा भारत के खिलाफ बोलने लगा। पहले अजरबैजान इतना ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन आर्मेनिया में भारत का स्वागत होने लगा। अब ये एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते के जरिए सेंट्रल एशिया से लेकर यूरोप तक भारत एक रास्ता बना रहा है व्यापार का बहुत ही सुगम तरीके से। चाहे कहीं कुछ भी हो जाए, भारत को इस रास्ते से मेडिटेरियन सी से लेकर हर जगह का एक्सेस मिल जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन्स है वो दिखा रही हैं कि किस तरीके से पानी के रास्ते भारत को जहां रास्ता मिल रहा है, तो वहीं रेड लाइन आपको दिखा रही है जो कि रेलवे वगैरह, ट्रक वगैरह इन सब का रूट है। यानी जमीन से भी भारत को बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा और पानी से भी भारत को इस सारे देश का एक्सेस मिल जाएगा। और ये चीज चीन बहुत अच्छे से समझता है कि भारत के लिए तब तो ये बिल्कुल गोल्डन वाली बात हो जाएगी, सुनहरा अवसर हो जाएगा। चीन इसके लिए तैयारी कर रहा था और आपको बता दें मीडिया में ये खबर बहुत देर बाद आई। चीन का रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री नहीं बल्कि रक्षा मंत्री चुपके चुपके पहुंचा है। कहाँ? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और ओमान। और इस चीज को ज्यादातर मीडिया ने नजरअंदाज कर दिया, ध्यान नहीं दिया कि क्या हो रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसे कामों के लिए विदेश मंत्री जाते हैं, रक्षा मंत्री तो जाते नहीं हैं। रक्षा मंत्री विदेश मंत्री का काम कर रहा है, मतलब बातों को छिपाने के लिए उसे भेजा जा रहा है। अब चीनी रक्षा मंत्री इन देशों के साथ बात कर रहे हैं और इसे माना जा रहा है कि ये भारत का जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल एशिया और यूरोप के देशों को जोड़ने के लिए, इस पर व्यवधान डालना चाहता है चीन। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और ओमान को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा, यकीन करो, हम भारत से कहीं ज्यादा अच्छे तुम्हारे लिए हैं और हम इस प्रोजेक्ट को अपने तरीके से शुरू कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इस प्रोजेक्ट को बंद करके BRI प्रोजेक्ट के तहत
आप हमारे साथ काम करना शुरू कर दो। अब इस यात्रा को लेकर जहां भारत के कान खड़े हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस यात्रा को भी जोड़ा जा रहा है भारत के खिलाफ। अभी जो अरब देशों का माहौल बन रहा है, उसमें कहीं न कहीं ओमान से उठती हुई आग के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ भी हो सकता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया में एक और बड़ी समस्या फैली हुई है। अब हुआ ये है कि दुनिया गेहूं के संकट से तो जूझ ही रही है। जंग छेड़ने के बाद रूस ने बमबारी किया और बमबारी करने के बाद कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन का बहुत सारा गेहूं चुरा लिया। करीब 5 लाख टन गेहूं चुरा लिया है, जिसकी कीमत है 778 करोड़ रुपए, और ट्रकों में लाद लाद कर रूस ने इसे क्रीमिया में भिजवा दिया है। और अब इसी गेहूं को रूस अकाल से जूझ रहे अफ्रीका के देशों को बेच रहा है। अब अमेरिका ने रूस के ऊपर ये कह दिया कि आप युद्ध अपराध कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आपने चोरी किया है। यहाँ तक कि अमेरिका ने रूसी माल वाहकों को निर्देश भी दे दिया है, अल्टीमेटम भी दे दिया है। लेकिन अफ्रीकी देशों को चाहिए खाना, और इस वक्त खाना जहाँ से मिल रहा है वो लेंगे ही। रूस से हथियार वो लेते ही थे, अब गेहूं भी वो ले रहे हैं, क्योंकि अफ्रीकी यूनियन के प्रमुख सेनेगल मेकी ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर कहा कि आप हमें खाद और अनाज दीजिए। अफ्रीका गेहूं के लिए यूक्रेन रूस पर निर्भर है और यूक्रेन खुद बर्बादी के राह पे चल पड़ा है, तो रूस से मदद अफ्रीका ले रहा है। समस्या ये हो रही है कि अमेरिका और यूरोपीय देश इस जंग को बंद करने के बजाय लगातार इसमें कुछ न कुछ फूंक ही रहे हैं। कभी हथियार दे रहे हैं, कभी गोला बारूद दे रहे हैं, कभी पैसे से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जो दुनिया के लिए संकट बना हुआ है। अब हर देश को यहाँ अपनी अपनी रक्षा करने का हक है, और ऐसे ही भारत भी अपनी रक्षा कर रहा है। गेहूं को लेकर जियोपॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और आपको बता दें, ये जो गेहूं की समस्या है ना, ये अभी और भी ज्यादा रहेगी। अगर युद्ध रुक भी जाता है तो खाद्यान्न का संकट इतना जल्दी हल होने वाला नहीं है। यही वजह है कि ज्यादातर देश अपने देश में खाद्यान्न को जमा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि कल की डेट में अगर इनके देश में भी भूखमरी के हालात हुए तो कहीं से अनाज नहीं मिलेगा। भारत ने यही सोचते हुए एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाई, और एक्सपोर्ट पर लगाई ये प्रतिबंध जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में असर कर रहा है। गेहूं की कीमत में उछाल आ गई है, और गेहूं की कीमत में ये उछाल करीब 30% की है। और आपको बता दें, कहा जा रहा है कि ये अभी और बढ़ेगी। जो संस्था है खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की FAO, इसने अब भारत और यूक्रेन को दोष देना शुरू कर दिया है। FAO का कहना है कि भारत ने निर्यात बंद कर दिया है और यूक्रेन से निर्यात हो नहीं रहा है, इसलिए ये दोनों देश ही इस संकट को जन्म दे रहे हैं। खैर, भारत को अपना खाद्यान्न सुरक्षित करने का पूरा हक है, किसी ने उसे दिया नहीं है, बल्कि भारतीय खाद्यान्न को भारत ने खुद ही पैदा किया है। अभी भारत किसी की मदद करने की भी सोच रहा है तो ये देश जियोपॉलिटिक्स छोड़कर, गंदी वाली पॉलिटिक्स छोड़कर कुछ और नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे कि तुर्की को ही देख लें आप, या इजिप्ट को ही देख लें। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? भारत ने जो निर्णय लिया है वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।